अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। बेटा आज हम नीट 2020 को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 इज ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ अ डाइपोल मोमेंट of 16 into 10 to the power minus 9 coulomb meter. The electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole situated on a line making an angle of 60 degree with the dipole axis is. बेटा ये जो क्वेश्चन है इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट पढ़ा होगा, उसी के मुतालिक ये क्वेश्चन है। तो बेटा यहाँ डाइपोल मोमेंट जो है वो दिया गया है जिसे हम P से डिनोट करते हैं, और P आपको पता होगा P इज इक्वल टू Q इंटू A। सो उसकी वैल्यू दी गई है यहाँ पर। पहले हम यही लिखें, P इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट जो बेटा है इट हैज़ बीन गिवन डाइपोल मोमेंट P is equal to 16 into 10 to the power minus 9 coulomb meter. Then the electric potential due to the dipole at a point at a distance of 0.6 meter. बेटा हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिस पॉइंट पे फाइंड करना है वो पॉइंट 0.6 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ डाइपोल है, तो बेटा यहाँ पर जो 0.6 है ये डिस्टेंस है फ्रॉम द बिटवीन द सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड द पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप फिगर देखिए यहाँ, ये दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल बेटा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। और जो बेटा यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर है, तो यहाँ आप एक पॉइंट कंसिडर कीजिए, पॉइंट ए। तो बेटा ये जो पॉइंट है इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। यूजुअली जो पॉइंट होता है जिस पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो उसको हम एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये लाइन इस डाइपोल के साथ या एक्सिस के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको हम यूजुअली थीटा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ ये जो r है इसकी वैल्यू दी गई है, इट इज़ 0.6 मीटर। तो बेटा दूसरी बात r इज इक्वल टू 0.6 मीटर, और ये थीटा जो यहाँ है ये भी दिया गया है, सिचुएटेड ऑन अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। ये जो लाइन है इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। तो बेटा यहाँ थीटा की वैल्यू जो है इट इज 60 डिग्री। तो हमें इस पॉइंट ए पे जो है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू, उसे हम V से डिनोट करते हैं, V ऑफ ए विच इज इक्वल टू K P cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। बेटा ये जो K है इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है इस K की, इट्स वैल्यू इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर कोलम। बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना आपको कंसेप्ट दूँ। वैसे ऑब्जेक्टिव तो ऐसे नहीं किया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम कहीं पर हो तो उसकी वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर पहले सॉल्व हो जाए। तो K की वैल्यू है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर स्क्वायर कोलम, और P की वैल्यू तो यहाँ दी गई है डाइपोल मोमेंट 16 into 10 to the power minus 9 कोलम मीटर, R की वैल्यू है 0.6 मीटर, और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। यहाँ पर ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड विल गेट द आंसर। ओके, सो दिस इज बेटा K की वैल्यू 9 into 10 to the power 9, फिर P की वैल्यू 16 into 10 to the power 9
cos of 60 डिग्री डिवाइडेड बाय r की वैल्यू 0.6 होल स्क्वायर। तो इसको हमें सिंपलीफाई करना होगा। यहाँ पर बेटा -9 है, दिस इज -9, तो 10 टू द पावर -9 10 टू द पावर +9 कैंसल होगा, इट विल बी कैंसल। तो हमारे पास बचता है 9 इंटू 16 इंटू cos ऑफ 60। cos ऑफ 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2 एंड 1/2 डिवाइडेड बाय 0.6 होल स्क्वायर, दैट इज 0.36। तो यहाँ हम 2 से 2 1 2 8 तो बेटा यहाँ पर रहता है 9 इंटू 8 दैट इज 72 डिवाइडेड बाय 0.36, 72 डिवाइडेड बाय 0.36। तो आगे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप देखिए बेटा पोटेंशियल एट ए निकालना है हमें, तो हमारे पास रहा 72 डिवाइडेड बाई 0.36, इसको हम लिख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाई 100। तो बेटा यहाँ आएगा 72 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 36, 36 1 36 2 तो बेटा जो आंसर आता है 2 इंटू 100 डेट इज 200 वोल्ट। बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आप देखिए, द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विद मॉलिक्यूलर डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो बेटा यहाँ जो हमारा मकसद है वो है मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। तो ये जो मीन फ्री पाथ होता है बेटा, एक्चुअली आप देखिए यहाँ अगर हमारे पास कोई सैंपल गैस का है, ये हमारे पास कोई सैंपल गैस का है, तो बेटा यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं रैंडम मोशन में। जिस तरह किसी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रैंडम मोशन में होते हैं, उसी तरह जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं रैंडम मोशन में। तो इनका एक दूसरे से कोलिजन तो होता रहता है। जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या ड्रिफ्ट किए जाते हैं बाय द अप्लाइड वोल्टेज सोर्स, तो ड्यूरिंग द मोशन उनका कोलिजन होता है पॉजिटिव आयन से, यानी जो एटम्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, बिकॉज उनमें से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिटैच हुए होते हैं, तो जो बाकी वहाँ पर एटम्स रहते हैं वो तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जब वो इस कंडक्टर में से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं तो उनका कोलिजन होता है इन पॉजिटिव एटम्स या आयन्स के साथ, आप कह सकते हो। तो वहाँ पर कोलिजन होता है तो इलेक्ट्रॉन फिर से स्टेबल होता है, फिर मूव करता है, फिर किसी पॉजिटिव एटम से कोलाइड करता है। तो हम उसमें जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसको हम एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स लेते हैं। एवरेज टाइम किसी कोलिजन में, मान लीजिए आप समझने के लिए, किसी कोई कोलिजन 1 सेकंड बाद हो गया, तो कोई कोलिजन 1 सेकंड बाद हो गया, कोई कोलिजन 0.5 सेकंड के बाद ही हो गया, तो कोई कोलिजन 0.3 सेकंड के बाद ही हो सकता है। तो ऐसे जो टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स होता है बेटा ये वैरी होता है। तो हम रिलैक्सेशन टाइम को वहाँ पर डिफाइन करते हैं एज एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन, एवरेज टाइम टेकन बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कोलिजन्स। तो यहाँ मीन फ्री पाथ समझने के लिए मैंने आपको थोड़ा इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन के बारे में बताया। तो मीन फ्री पाथ भी उसी तरह होता है, लेकिन यहाँ पर कोलिजन जो होता है वो गैस मॉलिक्यूल्स के बिटवीन होता है। आप समझ लीजिए ये हमारे पास एक गैस मॉलिक्यूल है, इसको मैं डार्क कलर से दिखा रहा हूँ। तो ये यहाँ सैंपल में जो दूसरे गैस मॉलिक्यूल्स हैं इनको मैं ऐसे छोटे छोटे सर्कल से दिखा रहा हूँ। जब ये मूव करता है बेटा तो इसका कोलिजन होता है इसके साथ,
फिर यहाँ से इसका पाथ चेंज होता है, ये इस डायरेक्शन में जाता है, यहाँ इसका कोलिजन हो गया, फिर इस डायरेक्शन में आया, फिर इस मॉलिक्यूल के साथ इसका कोलिजन हो गया, फिर बेटा ये इस डायरेक्शन में आया, फिर इस मॉलिक्यूल के साथ इसका कोलिजन हो गया, फिर इस मॉलिक्यूल के साथ आ गया। तो इस तरह इसका जो कंटिन्यूअस जो इसका जो पाथ होता है वो कंटिन्यूअस नहीं रहता, या आप यूँ कह सकते हैं इसकी जो डिस्टेंस होती है वो स्ट्रेट नहीं रहती है, बल्कि बिटवीन कोलिजन चेंज होती रहती है। तो यहाँ इसने मान लीजिए पहला कोलिजन जो था इसमें डिस्टेंस कवर्ड आप मान लीजिए d1 है, और दूसरे कोलिजन में आप मान लीजिए इसने d2 डिस्टेंस कवर की, थर्ड कोलिजन में इसने d3 डिस्टेंस कवर की, फोर्थ कोलिजन में इसने d4 डिस्टेंस कवर की। तो बेटा ये डिस्टेंस जो है ये सेम नहीं होती, तो इन सब डिस्टेंसेस का अगर हम एक एवरेज लें तो उसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। ओके, सो लेट अस डिफाइन मीन फ्री पाथ। बेटा मीन फ्री पाथ जो होता है एक्चुअली होता है एवरेज डिस्टेंस कवर्ड by a gas molecule between different collisions, इसे हम बेटा लैम्डा से डिनोट करते हैं। इस मीन फ्री पाथ को हम बेटा लैम्डा से डिनोट करते हैं, मीन फ्री पाथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। होता क्या है ये एवरेज डिस्टेंस टेकन बाय ए गैस मॉलिक्यूल बिटवीन कोलिजन्स। तो ये कभी कोलिजन जल्दी होता है तो कभी कोलिजन लेट होता है। इन कोलिजन्स का जो बेटा इनकी जो डिपेंडेंस होती है वो होती है डेंसिटी ऑफ द गैस पे। गैस की जिस तरह डेंसिटी होगी तो उसी तरह मीन फ्री पाथ भी होगा। तो ये बेटा फ्रॉम गैस टू गैस, फ्रॉम डेंसिटी टू डेंसिटी, ये जो मीन फ्री पाथ होता है ये चेंज होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, देखा गया है कि जो मीन फ्री पाथ होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो बेटा ये जो लैम्डा होता है, लैम्डा it is inversely proportional to n, where n is number of molecules per unit volume. Lambda is inversely proportional to n, where what is n? N is number of molecules per unit volume. जरा इस पे हम फोकस करें कि ऐसा क्यों होता है, हम समझने की कोशिश करें। बेटा जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी कोलिजन्स उतने ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ कोलिजन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द गैस। सो ये तो कॉमन सेंस है, अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा नज़दीक होंगे तो कोलिजन्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसीलिए अगर कोलिजन्स ज़्यादा होंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये कम होगी। अब देखिए कैसे, बेटा अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं ये कैसे होता है, तो यहाँ पर मैं कुछ रिमूव नहीं करना चाहता हूँ। तो अगर मॉलिक्यूल्स अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी, मॉलिक्यूल्स नज़दीक होंगे, तो जो ये डिस्टेंस होगी d1 d2 d3, जिसे आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ली, ये डिस्टेंस कम होगी। और इसका मतलब है जो लैम्डा होगा मीन फ्री पाथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n होगा, यानी अगर n ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो लैम्डा की वैल्यू कम होगी। तो बेटा उस सूरत में ऐसे होंगे गैस मॉलिक्यूल्स, नज़दीक होंगे गैस मॉलिक्यूल्स। तो बेटा ये जो डिस्टेंस है कम होगी, एवरेज डिस्टेंस टेकन बाय गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन्स ये कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, मीन फ्री पाथ बढ़ेगा या कम होगा? कॉमन सेंस है मीन फ्री पाथ कम होगा। तो अगर डेंसिटी ज़्यादा होगी डिस्टेंस कम होगी तो एवरेज डिस्टेंस भी कम होगी। एवरेज डिस्टेंस इज मीन फ्री पाथ। पहली बात, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। और दूसरी बात बेटा, लैम्डा जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर। लैम्डा जो है मीन फ्री पाथ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर, वेयर d इज द डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल।
अगर गैस मॉलिक्यूल उसका साइज बड़ा होगा बेटा, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल 2 एटम से भी बन सकता है, 3 एटम से भी बन सकता है, या कभी कभी मोनो एटॉमिक भी हो सकता है। तो जितना मॉलिक्यूल बड़ा होगा उतना जो कोलिजन्स होंगे ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा तो कोलिजन्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होगा इस तरह, अगर मॉलिक्यूल्स का साइज बेटा बड़ा होगा ऐसे, तो बेटा कोलिजन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो मीन फ्री पाथ, जो कोलिजन्स की मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द गैस। तो यहाँ भी अगर मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होगा तो कोलिजन्स ज़्यादा होंगे और कोलिजन्स रैपिडली होंगे। तो हम यूँ कह सकते हैं कि नंबर ऑफ कोलिजन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, यानी डायामीटर। तो जब कोलिजन ज़्यादा होंगे तो लैम्डा की वैल्यू कम होगी। तो बेटा हम कह सकते हैं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर, वेयर डी इज diameter of molecule। बेटा अगर इन दो जो हमारे पास ये दो रिजल्ट्स आए, अगर हम इनको कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए बेटा, विल गेट आप आराम से देखिए, हमें जो मिलेगा वो इस तरह होगा रिजल्ट, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n/d²। lambda is directly proportional to 1/n into d square, that is 1/n/d²। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करनी है हमें, तो lambda is equal to मान लीजिए आप k/n/d²। बेटा ये जो k है ये डिराइव किया गया है, इसकी वैल्यू आती है √2 into pi, 1/√2 into pi आती है इसकी वैल्यू। सो k is equal to 1/√2 into pi। सो अगर हम ये वैल्यू सबस्टिट्यूट करें, व्हाट वी विल गेट, लैम्डा इज इक्वल टू k के बदले हमें लिखना होगा 1/√2 pi, और ऑलरेडी हमारे पास है n/d²। सो बेटा दिस इज द मीन फ्री पाथ ऑफ अ गैस। आप फिर से समझ लीजिए, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, lambda is inversely proportional lambda is inversely proportional to d²। Combining these two results we will get lambda is inversely proportional to n/d²। lambda is inversely proportional to n/d²। यहाँ पर constant of proportionality आएगा, so lambda is equal to k/n/d²। k has been found to be, k की वैल्यू है 1/√2 pi। so अगर हम यहाँ पर सबस्टिट्यूट करें, will get lambda is equal to k के बदले 1/√2 pi into n/d²। so बेटा our option number D is correct। so ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। A capillary tube of radius r is immersed in water and water rises in it to a height h. The mass of the water in the capillary is 5 grams. Another capillary tube of radius 2r is immersed in water. The mass of the water that will rise in this tube is। बेटा यहाँ पर एक कैपिलरी ट्यूब है। कैपिलरी ट्यूब आपको पता होगा ये एक नैरो ट्यूब होता है, जिसमें जब इसको किसी वाटर बॉडी में इमर्स किया जाता है तो वाटर राइज होता है कैपिलरी ट्यूब में, जिसको हम कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो बेटा ये जो कैपिलरी ट्यूब है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करें। इसमें जो वाटर राइज होता है बेटा, वो उसकी हाइट जो है वो यहाँ पर h दी गई है। इमर्स्ड इन वाटर एंड वाटर राइजेस इन इट टू अ हाइट h। वाटर किस हाइट तक जा रहा है, h हाइट तक। ओके, तो फिर द मैस ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज 5 grams। बेटा जो इसमें मैस है, जिसको मैंने m से डिनोट किया है, इसका जो मैस है, ये जो वाटर है इसमें, इसका जो मैस है बेटा वो है दैट इज m। ओके, तो अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r। अब एक और ट्यूब लिया गया है जिसका रेडियस बेटा 2r है। तो इसका रेडियस r अगर है तो इसका रेडियस है 2r, यानी ये इससे चौड़ा है।
इज इमर्स्ड इन वाटर। इस कैपिलरी ट्यूब को भी बेटा हम वाटर में इमर्स करते हैं। द mass of the water that will rise in this tube is, अब हमें देखना है कि अगर इसमें जो वाटर राइज करता है उसका मैस m है, तो इसमें जितना वाटर राइज करेगा उसका मैस क्या होगा, वही हमें फाइंड आउट करना है। सो दिस इज द क्वेश्चन। एक कैपिलरी ट्यूब जिसमें वाटर राइज करता है अप टू द हाइट h, इसमें जो वाटर है राइज करता है उसका मैस m है। इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आप कह सकते हैं r है। तो हमें वी हैव बीन गिवन अनदर कैपिलरी ट्यूब, इसको इसी वाटर में इमर्स किया जाता है। इसका जो रेडियस है बेटा 2r है, और जो इसमें वाटर राइज होगा हमें उसका मैस निकालना है। तो मैंने यहाँ फिलहाल h प्राइम लिखा है, h डैश या h प्राइम। तो हम सपोज करेंगे कि इसमें जो वाटर राइज करता है, हमें पता नहीं किस हाइट तक राइज करता है, हम सपोज करेंगे कि वो हाइट h प्राइम है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को खेलते खेलते सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, ये जो h होता है, कैपिलरी राइज जो होती है, कैपिलरी राइज इस बेटा इसकी वैल्यू होती है h इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो इंटू g। तो यहाँ थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, t जो है इट इज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। थीटा जो है इट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये इस वक्त हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इसके लिए सारा जो है कैपिलरी एक्शन चैप्टर खोलना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं आपको थोड़ा थीटा के मुतालिक थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। यहाँ जो ये जो यहाँ ये मेनिस्कस बनता है, यानी जो वाटर का जो टॉप सरफेस होगा वाटर का, वो कुछ इस शेप में होता है वाटर में। तो यहाँ अगर हम एक टेंजेंट ड्रा करें बेटा, यहाँ ऐसी, तो ये जो यहाँ पर एंगल बनता है बेटा, इसको हम थीटा कहते हैं। थोड़ा बहुत आपके लिए डिवाइडेड बाय r, दिस रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन इनटू रो, रो मींस दिस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डेंसिटी ऑफ द वाटर, एंड g तो आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेटा अब हम देखेंगे कि इसमें जो वाटर राइज करेगा उसका मैस कितना होगा। तो पहले आप ये देखिए, जो बेटा डेंसिटी होती है रो, इट इज ऑलवेज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो हम कह सकते हैं कि मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये बेटा इस फॉर्मूला की हमें यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो इस ट्यूब में वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम होता है इस ट्यूब में जितना वाटर राइज करता है उसका वॉल्यूम, इस ट्यूब का सारा वॉल्यूम नहीं। तो वॉल्यूम होता है बेटा, वॉल्यूम होता है इस सर्कल का एरिया पाई और स्क्वायर इनटू हाइट h। बेटा ये वॉल्यूम की फॉर्मूला है। ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट, जहाँ तक पानी राइज करता है। तो बेटा यहाँ हम m की वैल्यू निकालेंगे, m विल बी इक्वल टू, रो तो कांस्टेंट है, इनटू वॉल्यूम यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई और स्क्वायर h। ओके, तो h की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो m विल बी इक्वल टू रो पाई और स्क्वायर इनटू h के बदले लिखेंगे हम ट्वाइस t cos थीटा डिवाइडेड बाय r रो g। अब देखिए यहाँ कौन सा जो फैक्टर है वो कैंसिल होता है, और इस स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, रो भी कैंसिल होगा। तो हमारे पास बचता है m इज इक्वल टू 2 पाई r t cos थीटा, 2 पाई r t cos थीटा डिवाइडेड बाई g। अब गौर से देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। 2 पाई को छोड़िए, ये तो कांस्टेंट है, इट इज अ टेबल नंबर, इनको छोड़िए। r जो है बेटा r वेरिएबल है, क्योंकि किसी कैपिलरी ट्यूब का रेडियस बड़ा हो सकता है और किसी का कम हो सकता है। ओके, t जो है बेटा सरफेस टेंशन, इट इज कांस्टेंट फॉर वाटर।
ठीक है बेटा। अगर हम फ्लूइड को चेंज करेंगे तो सरफेस टेंशन की वैल्यू चेंज हो सकती है। और जो थीटा होता है बेटा, ये वाटर के लिए किसी पर्टिकुलर फ्लूइड के लिए कांस्टेंट होता है। तो बेटा यहाँ पर t जो है कांस्टेंट है, cos थीटा ये भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यू नो इट इज कांस्टेंट। सो बेटा यहाँ वेरिएबल क्या है, यहाँ वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ r है। तो हम मैथमेटिकली कह सकते हैं कि m is directly proportional to r. We can say m is directly proportional to r. क्योंकि बेटा आप देखिए रूल है, अगर x y z के बराबर हो, याद रखिए अगर x y z के बराबर हो और ये z जो है z कांस्टेंट है, अगर z कांस्टेंट है या y कांस्टेंट है, जो मर्जी हो आपको, मान लीजिए z कांस्टेंट है, x इज इक्वल टू वाई जेड, जेड कांस्टेंट है, तो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अगर ये दोनों वेरिएबल हों तो लोग कहते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता है। तो इन दो में से कम एक कांस्टेंट होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ वेरिएबल r है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, तो मैथमेटिकली बेटा हम कह सकते हैं कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। यही रिजल्ट होगा जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। ओके, सो वी कंक्लूड हियर। अब यहाँ हम फाइनल स्टेप्स पे आते हैं। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। बेटा इसका रेडियस r है, सो इसका मैथ जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। अब इसका मैथ हमने क्या एज्यूम किया है, m प्राइम, तो m प्राइम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2r। बिकॉज आप याद रखिए जो मैथ होता है, जितना वाटर राइज करता है उसका जो मैथ होता है, अब ये आपके लिए रिजल्ट बन गया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। सो बेटा देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि m प्राइम जो होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2r। सो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, वी विल गेट m डिवाइडेड बाय m प्राइम इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 2r। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी इक्वालिटी में चेंज होगी, इसके बारे में कभी और बात करेंगे ऐसा क्यों होता है। तो और यहाँ शायद ओके ठीक है, ओके सिर्फ हमें अब हमारी मर्जी है, हम पहला डिवाइड बाय सेकंड करें या सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। मैं यहाँ पर बेटा सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे m प्राइम चाहिए, m डैश जिसे ज़्यादा कहते हैं, मुझे m प्राइम की वैल्यू चाहिए। सो दैट विल बी 2r डिवाइडेड बाय r कैंसिल होगा, सो रिजल्ट इज 2। सो m प्राइम डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 2। सो विच इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि m प्राइम की वैल्यू जो होगी दैट विल बी 2m। सो बेटा m की वैल्यू यहाँ दी गई है, 2 इंटू m की वैल्यू आपके पास है, m की वैल्यू आपके पास है, सो 2 इंटू m 5 ग्राम। द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम। जो इसमें जो वाटर है बेटा, इसका मास जो है 5 ग्राम है। सो यहाँ पर हम लिखें 5 ग्राम, सो द आंसर विल बी 10 ग्राम। दिस इज द आंसर बेटा, 10 ग्राम। सो मिलते हैं नीट 2020 के नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।